दो हिस्सा है। एक तो है शिक्षण शास्त्र, ठीक है, एक है आपका शिक्षण शास्त्रम, और दूसरा है आपका व्याकरणम। ठीक है, सिलेबस के बारे में आप सब ऑलरेडी बहुत जानते हैं, सिलेबस को लेकर के अच्छे से आपको नॉलेज है, इसलिए सिलेबस डिस्कशन को मैं एक टॉपिक डिस्कशन के साथ ही आपको समझाऊंगा। आपको पता है कि शिक्षण शास्त्रम में आपके पास जो है वो 15 क्वेश्चंस होता है, और व्याकरणम से भी आपको जो है वो 15 क्वेश्चंस वहां पर पूछा जाएगा। तो उन 15 क्वेश्चंस में किस प्रकार के व्याकरण के अंश होंगे और कैसे ये व्याकरण ही आपको शिक्षण शास्त्रम में भी सारे मार्क्स दिलवाएगा। जस्ट बिकॉज जब आप शिक्षण शास्त्रम को पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको लैंग्वेज का इश्यू आता है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड संस्कृत लैंग्वेज, देन यू कैन नॉट गेट वट एवर यू वॉन्ट। ओके, जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इसलिए किस प्रकार से व्याकरण आपको सहायता करेगा। जैसे व्याकरण में आप क्या पढ़ेंगे, व्याकरण में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वर्ण विचार के बारे में। ठीक है, मैं आपको पहले बताऊंगा वर्ण विचार के बारे में। मैं आपको हाँ, जी जी जी। तो अभी कुछ लोग मेरे को ऐसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा फीस हम फीस ज़्यादा पे कर दिए, तो डोंट वरी, वो आप सब लोग इतने ज़्यादा मात्रा में क्लास ले रहे हैं, आप सब ने बोला है कि थोड़ा सा और अपने को डिस्काउंट चाहिए, तो वो थोड़ा कम हो गया है। बट यू डोंट वरी, जिन्होंने अभी थोड़ा ज़्यादा पे कर दिया उनको रिफंड हो जाएगा। ओके ओके, चल लेट, हाँ हाँ, ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में समझेंगे, और वर्ण विचार के बारे में कैसे समझेंगे, प्रत्याहार के द्वारा। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा वर्ण विचार, मैं आपको पढ़ाऊंगा माहेश्वर सूत्र, क्योंकि संस्कृत को समझने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए माहेश्वर सूत्र। अगर आपने माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ा है, अगर आपने माहेश्वर सूत्र में जो ट्रिक आचार्य पाणिनि ने बताई है, अगर वो आपने नहीं पढ़ी है, अगर आपको व्याकरण की ट्रिक ही नहीं पता, तो आप व्याकरण में कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए माहेश्वर सूत्रों को समझना बहुत जरूरी है। तो वर्ण विचार पढ़ेंगे, माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा प्रत्याहार। क्यों प्रत्याहार सीखना है सर, हमारे सिलेबस में तो प्रत्याहार नहीं है, वाय जी, तो आप क्यों जो है वो हमें प्रत्याहार सिखा रहे हैं, है ना, ऐसा आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। तो क्यों समझना है प्रत्याहार को। देखो, प्रत्याहार जो है ना वो इट्स अ फाउंडेशन ऑफ व्याकरणम। ठीक है, जैसे आप संधि पढ़ते हो, ठीक है, तो कोई भी फेमस संधि हो, ठीक है, कोई भी फेमस संधि हो, हम अभी संधि को करने वाले, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे आपके सामने आप यण संधि करते हो, तो एक सूत्र में वो बात बताई, इको यण अचि, यही यण संधि है कि जो इक लेटर्स है वो रिप्लेस्ड बाय यण, नहीं, जो 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 यहां पे ई उ री री, ये जो 4 लेटर्स है इक का, ये रिप्लेस हो जाएगा यण से। तो यण क्या है, तो यण है य व र एंड ल। और अच क्या है, तो ये सभी जो स्वर हैं, ये जो 9 स्वर हैं, ये अच है। तो ये ट्रिक है। अगर आप माहेश्वर सूत्र को समझ जाएंगे, अगर आप प्रत्याहार को समझ जाएंगे, तो फिर आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा कि व्याकरण में क्या होता है। आपको संधि को रटना नहीं पड़ेगा, आपको कारक को रटना नहीं पड़ेगा। मैं भी संधि का एक टॉपिक आपको करके भी समझाऊंगा यहां पर। ठीक है,
तो प्रत्याहार हम पढ़ेंगे। जब आपका वर्ण विचार, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार हो जाता है तो इस वर्ण विचार के अंतर्गत जो चीजें हैं, जो इसके भाग हैं, जैसे आप इसमें जो है वो स्पर्श वर्ण पढ़ते हैं, फिर इसमें यण पढ़ते हैं, फिर इसमें शल पढ़ते हैं, वो सब भाग मैं आपको बताऊंगा। जब आपका वर्ण विचार कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद प्रारंभ होती है संधि। ठीक है, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संधि? संधि मीन्स जो दो चीजों को एक पे जोड़ना, दैट इज संधि। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सीटेट संस्कृत सिलेबस जिसमें हम संधि पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि वहां पर संधि का अर्थ क्या होगा? दो वर्णों को आप जोड़ेंगे तो दैट इज संधि। ठीक है, तो जब आप ये अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें आप एक लेटर है अ एंड एक दूसरा लेटर है अ, इसको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ना इस संधि। तो व्हाट इज संधि? संधि इज जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ना क्या है? संधि है। तो आप कब जोड़ पाएंगे? जब तक आपको यह पता होगा कि लेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद ही उन लेटर्स को कैसे जोड़ना है ये आप समझ पाएंगे। जब आप शिक्षण शास्त्र पढ़ते हैं तो शिक्षण शास्त्र में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ठीक है, वर्ण, वर्ण से मिल क्या क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है, और वाक्य से क्या बनते हैं? महावाक्य बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले एक वर्ण होगा, उन दो वर्णों के मिलने से शब्द बनेगा। जब आप वर्ण को मिलाएंगे तो शब्द बनेंगे, बहुत सारे शब्दों को मिलाएंगे तो वाक्य बनेगा, और बहुत सारे वाक्यों को मिला करके एक महावाक्य बनता है। महावाक्य का मीनिंग है कि जैसे आप रामायणम पढ़ते हैं, महाभारतम पढ़ते हैं, आप कोई बड़ा बड़ा महाकाव्य पढ़ते हैं, तो वो जो महाकाव्य वो जो महाकाव्य होता है, उस महाकाव्य में बहुत सारा वाक्य होते हैं, दैट इज महावाक्यम। ओके, तो ये शिक्षण शास्त्रम के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। तो इसका मूल क्या है? व्याकरण। अगर आपने व्याकरणम सीख लिया तो आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, उसका मीनिंग समझ सकते हैं। अगर आपको व्याकरण का नॉलेज नहीं है, अगर आपको संधि का नॉलेज नहीं है, समास का नॉलेज नहीं है, आपको कारक का नॉलेज नहीं है, तो बहुत ज्यादा क्रियोसिटी होने पर भी, एक अच्छा बुक आपके पास होने पर भी आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या अपने को करना? हाँ, पद नहीं बनेगा। वेरी गुड, है ना? अगर हम वर्ण को नहीं जानेंगे तो पद नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने जब संधि आप कर लेंगे, अभी आपने संधि बनाना सीख लिया, तो इट मींस आपने जो है ना वर्णों को मिला करके शब्द बनाना सीख लिया। लेकिन अभी उसको और जो है ना वो और माइक्रो लेवल पे अगर आपको जाना है तो फिर आपको समास की ओर जाना होगा। ठीक है, अभी समास में क्या होता है? संधि में आप क्या करते हैं? इंडिविजुअल लेटर्स को आप इकट्ठा करते हैं, संधि करते हैं, इसको जोड़ते हैं। लेकिन समास में आप क्या करते हैं? शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, ये शब्द है, उसके बाद फिर से एक शब्द है, और इन दोनों ही शब्दों को आप क्या करते हैं? इन दोनों को ही आप जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो दैट इज समास। कैसे ऐसा बनेगा? जैसे आपने कहा कि राष्ट्र का भक्त। ठीक है, तो इट्स अ टू शब्द। ठीक है, क्योंकि ये का जो है इसका विभक्ति राष्ट्र के साथ है, तो ये फर्स्ट में ये क्या है? एक शब्द है। ठीक है, राष्ट्र का इज एक शब्द, उसके बाद जो भक्त है वो एक शब्द है। अभी इन दोनों शब्दों को मिला रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं हम लोग? इधर हम लेटर्स को मिला रहे हैं, इधर हम शब्द को मिलाएंगे। तो जब आप ये शब्द को इधर मिलाएंगे तो ये एक शब्द बनेगा, राष्ट्रभक्त। ठीक है, तो ये क्या है? ये समास है। तो समास क्या है? समास मीन्स अपने बहुत सारे शब्दों की जगह पे शब्दों को जो है वो मिला करके एक करना, यानी कि दो तीन शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाना। ठीक है, कुछ कमेंट्स इधर भी है।
मेरा उम्र 45 साल है और हिम्मत अभी नहीं हारे हैं, नहीं हारना है और इस बार आप कर भी लेंगे। मेरा बैच हो सकता है क्या? आप बिल्कुल हो सकता है। आप जो है वो करियरविल ऐप पे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। somebody saying बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। ये आई थिंक मैं अपना पेंसिल चेंज कर देता हूँ, मैं ब्लैक पेंसिल कर देता हूँ, बिकॉज वाइट पे आपको ब्लैक शो होगा। ओके, समझ गए? तो फर्स्ट आपने क्या पढ़ा? वर्ण विचार, देन माहेश्वर सूत्रम, प्रत्याहार, संधि, समास। अभी समास सीख लिया, अभी बड़ा बड़ा शब्द जो है ना वो आपने उसको एक माइक्रो लेवल पे लेकर के समास उसका बना दिया। लेकिन एक समझेंगे कैसे? मैं बोल रहा हूं अपने मुख से, तो बहुत सारे शब्दों को मिला करके मैं एक वाक्य बोल रहा हूं जिससे आपको अर्थापत्ति हो रही है। इट मींस कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अगर अपनी बात को कंप्लीट रूप से समझाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि वो बहुत सारे शब्दों को मिला करके एक वाक्य बनाना है। तो उस वाक्य को बनाएंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा? समास के बाद फिर आप सीखेंगे कारक के बारे में। ठीक है, फिर आप सीखेंगे कारकम। अभी कारक में क्या होगा? कारक अभी आप क्या सीखेंगे? कारकम। तो ये कारकम में क्या क्या चीजें आती है? कारक सीखने के बाद विभक्ति सीखते हैं, बिकॉज कारकम का जो परिणति होता है, जो उसका अल्टीमेट गोल है, वो विभक्ति तक है ना? कारक विभक्ति के लिए होता है। तो आप विभक्ति भी सीखेंगे, है ना? इसके द्वारा आप वाक्य बनाना सीखेंगे। लेकिन वाक्य बनाने के लिए केवल शब्द नहीं चाहिए। शब्दों को आपने रख दिया, उससे केवल वाक्य नहीं बनेगा। उसके लिए आपको व्याकरण का जो उसका एक मूल है, उसका जो उसमें जो एक सजाने का एक तरीका है, जिसको हम जैसे जैसे हम प्रत्यय लगाते हैं उसमें, है ना? तो उपसर्ग लगाते हैं, शब्द रूप लगाते हैं, धातु रूप लगाते हैं। शब्द रूप और धातु रूप में हम प्रत्यय लगाते हैं, है ना? तो जब आप यहां पर वर्ण विचार पढ़ेंगे तो यहां पर वर्ण विचार में मैं आपको शब्द रूप धातु रूप पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहां पर आप शब्द रूप और धातु रूप ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब आप विभक्ति वाले प्रकरण में आएंगे तब आपको प्रत्यय भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिना प्रत्यय के आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। तो वो प्रत्यय कैसा कैसा प्रत्यय होगा? तो प्रत्यय के बहुत सारे प्रकार होंगे। जैसे आप वर्तमान काल, उसके लिए कुछ प्रत्यय होंगे। ठीक है, वर्तमान काल वाले प्रत्यय होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो भूतकाल के लिए प्रत्यय होंगे, भूतकाल वाले प्रत्यय होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो भविष्य काल वाले होंगे। कुछ ऐसे प्रत्यय भी होंगे। जैसे कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं? जैसे आपको कत, कतवतु, ये दो प्रत्यय आपको किसमें काम आएगा? भूतकाल का सेंटेंस बनाने में। लेकिन सर हमको सेंटेंस तो एग्जाम में उतना नहीं बनाना होता। आपको क्या करना है एग्जाम में? जो आपके लिए जो पैराग्राफ आते हैं, उस पैराग्राफ में आप यही लैंग्वेज लिखी होती है और फिर पूछते हैं कि इस शब्द में बताओ कौन सा प्रत्यय है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय पूछा जाएगा। इसी प्रकार आपके त्वा प्रत्यय पूछा जाएगा। ये क्यों आएगा? करके। इसका अर्थ क्या होता है? करके। ये किसके लिए होता है? के लिए। ठीक है, ये इस प्रकार के अर्थ जब आप कारक विभक्ति का प्रयोग करते हो तो उसमें आपको वाक्य बनाना है कि जैसे मैं एग्जांपल इसमें दूं कि जी जैसे लिखा है आरोही, तो आरोही पढ़ करके घर को गया।
आरोही पढ़ करके घर को गई, ऐसा हम जब बोलेंगे तो उसमें एक करके ऐसा शब्द आया, तो कैसे उसको मिलाना, ये आपको क्त्वा प्रत्यय सिखाएगा, है ना। और अगर हम कहें कि अ, जी जी, अब जैसे हम कहें कि रूबी गुप्ता पढ़ने के लिए करियरविल ऐप को ज्वाइन करती है, तो के लिए ऐसा एक वाक्य आया, तो वो आपको सिखाएगा तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तो जब आप एक प्रत्ययों की श्रृंखला पढ़ते हैं, वो प्रत्यय आपकी हेल्प करते हैं। जैसे आपने कहा कि एक एक वाक्य में हम बनाते हैं, सपोज आप बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, हिंदी बोलते हैं ना, सब लोग हिंदी बोलते हैं ना। आप, हाँ जी, आप लोग हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंदी में एक वाक्य बहुत बार बोलते हैं, चाहिए, है ना। मेरे को स्कूल जाना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, करियर विल ऐप ज्वाइन करना चाहिए, है ना। ऐसा चाहिए चाहिए बहुत जगह बोलते हैं। रोड पर भी लिखा होता है कि ये जो है कूड़ा नहीं डालना चाहिए, है ना। चलो इसको बनाते हैं, है ना, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। ओके, ओके, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। अभी ये कैसे आप बनाएंगे, है ना, एग्जाम में जो आपके पास जो पैराग्राफ आते हैं, वो पैराग्राफ ऐसा होता है जो अभी एक वर्तमान के विषय में कुछ बता रहे होते हैं, कोई चिंता होती है वर्तमान की, कोई एक विजन को लेकर के होता है, टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ होता है, विज्ञान से संबंधित कुछ होता है, समाज की चिंता के बारे में कुछ होता है। सपोज कूड़े के बारे में, है ना, यानी कि है ना कि डस्ट के बारे में, है ना, अवकरह, ऐसा मेरा मदर टंग में इसको बोलते हैं। तो ये अपने को नहीं फेंकना चाहिए, है ना। और कहां पर, रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, रोड पर, ठीक है ना, रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, एकदम आपके उसी लैंग्वेज में लिखा है, जो लैंग्वेज आप सब यूज करते हैं इसमें, डेली रूटीन में आप जो यूज करते हैं, वही लैंग्वेज मैंने लिखा है। अभी इसको कैसे बनाएंगे, आपको संस्कृत नहीं आता, लेकिन अभी आप मेरे साथ जब इसको बनाएंगे तो कितना इजी है, आप समझ पाएंगे इस बात को। ठीक है, बहुत बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। तो कैसे करना है, अब चाहिए अर्थ में संस्कृत में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। जैसे एक होता है जैसे तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप, ण्यत, और एक लकार भी होता है, उसको कहते हैं विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है, ये भी चाहिए अर्थ में होता है। देखो इतने सारे चाहिए अर्थ में इतने सारे प्रत्यय होते हैं, ये भी है, 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 ये सारे चाहिए अर्थ में होते हैं। अब जब आप मेरे साथ सीखोगे, मैं आपको एक एक चीज पढ़ाता हुआ चलूंगा, और फिर लास्ट में जब हम उसको मिक्स करेंगे, यानी कि जब हम वाक्य बनाएंगे, जब हम कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कैसे संस्कृत बोलने लगेंगे। ठीक है, आप कैसे संस्कृत को जो है वो बोलने लगेंगे मेरे साथ। अब देखिए, इस वाक्य को आपने देखना है, रोड पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। अब सबसे पहली बात क्या है, चाहिए। ठीक है, इसमें धातु कौन सा है, फेंकना चाहिए, है ना, है ना, मतलब नहीं फेंकना चाहिए, मैं फेंकना धातु बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप उसमें तव्यत भी लगा सकते हैं, आप उसमें तव्य भी लगा सकते हैं, आप अनियर भी लगा सकते हैं, आप यत भी लगा सकते हैं, आप क्यप भी लगा सकते हैं। मैं आपको इजी दो तीन बताता हूं जो आपके सीटेट से जो बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रक्षेप्य,
प्रक्षेपणीयः। ठीक है, चलो, और क्षिपेत। चलो मैं 3 आपको इजी बता रहा हूं, ठीक है। ये जो है ना, ये विधिलिंग लकार में मैंने लिखा है, ये मैंने यत प्रत्यय में लिखा है, ये मैंने अनियर प्रत्यय में लिखा है। तो रोड, रोड यानी क्या, मार्गम, ठीक है। मार्ग में सप्तमी लगाओगे क्योंकि पर है, तो आप कहोगे मार्गे। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि सप्तमी कैसे कहां पे लगानी है, हिंदी के द्वारा बताऊंगा कि कैसे सप्तमी कहां पे लगानी है, चतुर्थी कहां लगानी है, तृतीया कहां पे लगानी है, सब आपको बताऊंगा। तो मार्गे, कूड़ा को संस्कृत में कहते हैं अवकरः, ठीक है। इसको क्या कहेंगे संस्कृत में, अवकरः, ठीक है। अवकरः न प्रक्षेप्यः, मार्गे अवकरः न प्रक्षेप्यः, मार्गे अवकरः न प्रक्षेपणीयः, मार्गे अवकरः न क्षिपेत, नहीं फेंकना चाहिए। तो जब आप चाहिए की बात करेंगे ना, तब आपको इतने सारे प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, समझ गए। तो इसी प्रकार पूरे सिलेबस के बारे में आपको पता है कि आपने सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्लास कब से क्लासर कब से क्लास चलता है? क्लास 6 PM से होता है। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है। मैं आपको करियरविल ऐप पर पढ़ाऊंगा इन सभी विषयों को। सीटेट की एक बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें भाषा शास्त्र जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक है। आपको पता है कि अधिगम कैसे होता है, अर्जन कैसे होता है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं, सुनने और बोलने की भूमिका क्या है, भाषा का कार्य क्या है ना। बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा की चुनौतियां, भाषा कौशल है, भाषा की समझ है। ये सारी बातें डिपेंड करती है कहीं ना कहीं भाषा के स्वरूप पर। अगर आप किसी लैंग्वेज को समझते हैं तो आप उसमें कैसे अधिगम होता है, कैसे अर्जन होता है, ये सब चीजें आप समझेंगे, है ना। हाँ जी, ठीक है। तो ऐप को नेट जेआरएफ में पढ़ता हूं, अच्छा, हाँ, नेट जेआरएफ भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अभी मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूं, बिकॉज आपको पता है सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, व्याकरण में आपने क्या पढ़ना है, साहित्य में आपने क्या पढ़ना है, यू नो वेरी वेल। तो आज ना हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अभी आपने स्टार्टिंग में सबने कहा था कि हम चलिए संधि पढ़ेंगे, तो चलिए संधि को ही पढ़ते हैं आज, ठीक है। संधि, ठीक है। ये जो संधि है ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है, जिसमें एक स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि है और एक विसर्ग संधि है। लेकिन आज मैं आपको स्वर संधि का एक भाग पढ़ाऊंगा जिससे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। एक क्या है, स्वर संधि है, एक क्या है, व्यंजन संधि है, और एक विसर्ग संधि है, समझे। अब ये जो स्वर संधि है ना, ये कितने प्रकार की है, इसके भी 3 हिस्से हैं, ठीक है। इसके भी 3 हिस्से हैं, इसके 11 प्रकार हैं। व्यंजन संधि 11 प्रकार की है, विसर्ग संधि 5 प्रकार की है। स्वर संधि में क्या करेंगे, एक एक इसका भाग होता है सनिमित्तक संधि, ठीक है। इसमें कौन कौन सी संधि आएगी, एक यण संधि और एक अयादि संधि, ये 2 आएगा सनिमित्तक में। फिर एक होता है एकादेश, अभी आपको समझाऊंगा ये क्या क्या होता है। एकादेश, इसमें 5 संधियां आएंगी, गुण,
देन वृद्धि, सवर्ण, सवर्ण दीर्घ और पूर्व रूप और पर रूप। ये 5 संधियां एकादेश के अंतर्गत आएंगी और इसमें एक केवल प्रकृति भाव आएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं संध्या भाव, यानी यहां पे संधि की होगी नहीं, है ना। एलिजिबिलिटी तो होती है लेकिन संधि हम नहीं कर सकते हैं, दैट इज संध्या भाव। इसमें केवल एक संधि आती है, दैट इज प्रकृति भाव, प्रकृति भाव। अभी इसको समझना कैसे है, संस्कृत को रटना नहीं है, संस्कृत को रट करके नहीं जाना है, संस्कृत को समझ करके जाना है। अगर आप समझ गए तो न केवल आप संस्कृत में बहुत अच्छा करेंगे, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज भी लिया है तो संस्कृत की संधि अगर आपने समझ ली तो आप हिंदी की संधि भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। समझ गए? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अभी ये सनिमित्तक मैंने क्यों इसको बोला है, एकादेश क्या होता है, संध्या भाव क्या होता है। इन दो संधियों में एक लेटर यहां पर होगा ई, एक लेटर इधर होगा अ, तो एक लेटर यहां पर ई की जगह हो गया य। तो इसमें ये जो प्लस के बाद वाला है ना, देयर इज नो चेंज। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज केवल इधर होगा। यानी कि जब प्लस के चिन्ह से पहले वाले वर्ण को ही केवल चेंजेस होते हैं संधि में, उसको सनिमित्तक संधि बोलते हैं। यानी यण और अयादि में क्या होता है, केवल प्लस के चिन्ह से पहले वाले वर्ण को ही हम रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह पे हम कोई रिप्लेसमेंट नहीं करते, ये एज इट इज लिखा जाता है। समझ गए? फिर एकादेश क्या है, एकादेश में ऐसा होता है कि दोनों लेटर्स की जगह एक लेटर्स उसको रिप्लेस करते हैं। जैसे गुण में क्या होता है, आपने अ के बाद में ई लिखा तो अ और ई इन दोनों लेटर्स की जगह पे क्या होगा, ए हो जाएगा, दोनों की जगह पे हुआ है। ठीक है, वृद्धि में भी ऐसा ही होगा। वृद्धि में क्या होगा, वृद्धि में क्या होगा, आपने इधर अ लिखा है और इधर आपने ए लिखा है, दोनों को आई हो गया। ऐसा ही सवर्ण दीर्घ में भी होगा, अ के बाद में अगर अ है तो इट विल बिकम आ। ठीक है, ऐसा ही पूर्व रूप और पर रूप में भी होता है। और ये संधि अभाव, संधि का अभाव, इट मींस कि संधि हो सकती है लेकिन फिर भी संधि नहीं की जाती। प्रकृति भाव, प्रकृति मीन्स एज इट इज, भाव मीन्स रहना, जो जिस पोजीशन में है वो वैसे ही रहेगा। यू नो नीड टू अप्लाई संधि ओवर देयर। ओके, जैसे आपने यहां पे लिखा जैसे ये देखो, अभी यहां पे लास्ट में क्या है, ई है, उसके बाद में अ है, तो ई के जगह पे य हो सकता है ना इसकी जैसे भी, लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस है कि क्यों नहीं करना। जैसे हरि जो है वो द्विवचन में है, हरि हरि है ना, तो द्विवचन लेटर्स के एंड में अगर ई होगा तो वहां पर संधि नहीं होती। ऐसे इसके 2-4 और नियम है, वो जब आपको मैं पढ़ाऊंगा कल से तो डिटेल में एक एक चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये यहां पर संधि बिल्कुल, यहां पर एलिजिबिलिटी है लेकिन संधि नहीं कर सकते।
यहां पर दोनों को एक वर्ण रिप्लेस करेगा इन पांचों संधियों में, और इन दो में केवल फर्स्ट लेटर को रिप्लेस करना है। ये स्वर संधि का भाग है। इसी प्रकार व्यंजन संधि के 11 भाग हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा, और विसर्ग के 5 भाग हैं उन्हें भी बताऊंगा। तो अब जो है मैं आपको एक इसमें डेमो, क्या कह रहे हैं, संस्कृत में बहुत कम नंबर आता है। संस्कृत में अब कम नंबर नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए? हाँ, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट, आपको एक संधि कोई भी पढ़ते हैं इसमें से, आप इसमें से बताओ कौन सी एक संधि पढ़ें। आप जो बोलोगे वही संधि मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप बताओ कौन सा संधि आप इसमें से पढ़ना चाहेंगे। गुण संधि, वृद्धि, सवर्ण दीर्घ, पूर्व रूप और पर रूप, कौन सा संधि पढ़ना चाहेंगे मैं वही आपको सिखाऊंगा। और चलो मैं आपको पूरा स्वर संधि सिखा देता हूं, एक लाइन में सभी स्वर संधि आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, एक लाइन में आपको सारे स्वर संधि सिखाता हूं। बट उससे पहले आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर्स कीजिए। स्वर कितने हैं? जो स्वर है संस्कृत में वो कितने हैं? संस्कृत में स्वर कितने हैं? एक बार आप सब लोग बताइए स्वर कितने हैं। मैं स्वर से ही आपको पूरी स्वर संधि सिखा दूंगा। बताइए स्वर कितने हैं, कितने स्वर हैं बताइए। कितने स्वर हैं आप बताइए, स्वर कितने हैं। मैं सारा ही, आरोही जी मैं सारा ही पढ़ाऊंगा आपको, यानी मैं सभी स्वर संधियां बता दूंगा। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि स्वर संधि स्वर कितने हैं। स्वर जिसको संस्कृत में आप पढ़ते हैं तो स्वर कितने हैं बताइए। रोहित जी कह रहे हैं पेपर 1 है कि 2 का है। ये सबके लिए है। ये पेपर 1, सीटेट पेपर 1, पेपर 2 सभी की संस्कृत की जो एग्जाम। ओके, स्वर कितने स्वर मैं पूछ रहा हूं, स्वर लेटर्स, स्वर लेटर्स कितने हैं बताओ कितने हैं। आप बस इसका एक बार आंसर कीजिए कि स्वर कितने होते हैं। 13, 11 संस्कृत में 23 था पेपर 1 और 21 2 में था। कुछ और चीज कह रहे हैं। हाँ बताइए, आप लोग बताइए कितने स्वर हैं। चलो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। संस्कृत में स्वर हैं 9। कितने हैं? 9 हैं। कैसे कैसे 9 है? हमने तो 13 पढ़ा है, 13 पढ़ा है, किसी ने 11 पढ़ा है, किसी ने 17 पढ़ा है, किसी ने 21 भी पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ये सारी चीजें बहुत प्रामाणिकता के साथ बताऊंगा, और अपनी बात नहीं बताऊंगा, जो हमारे प्राचीन आचार्य पाणिनि ने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, 13 होते हैं, नहीं 9 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 9 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो संस्कृत में स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, री, ए, ज्यादा स्पेस दे दिया, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ठीक है, ये 9 स्वर हैं संस्कृत में। ठीक है, हाँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ही बताऊंगा आपको। ठीक है, ये कितने? ये 9 स्वर हैं। ठीक है, बाकी जब आप मेरे साथ पढ़ोगे, मैं आपको वर्ण विचार पढ़ाऊंगा, तब आप उसमें डिटेल में समझोगे कि किस प्रकार से मैं आपको 9 स्वर कह रहा हूं। स्वर में फिर दीर्घ कैसे होता है, प्लुत कैसे होता है ना, वो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आपने संधि की बात की है ना, तो हमने लिखा है कि संधि में यण होता है, अयादि होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, सवर्ण दीर्घ होता है, पूर्व रूप होता है, पर रूप होता है, प्रकृति भाव होता है। ये 8 भाग मैंने आपको स्वर संधि के पढ़ाई। ठीक है, तो हाँ पेपर फर्स्ट में नहीं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज 1 में लिया है पेपर 2 में, पेपर फर्स्ट में तो संस्कृत नहीं होता है।
अगर आपने लैंग्वेज 2 में अगर आपने पेपर 2 में लैंग्वेज 1 में संस्कृत लिया है या लैंग्वेज 2 में लिया है, डजंट मैटर, आपको ये क्लास सब जगह काम में आएगी। ठीक है, अब देखो मैं बहुत इजी वे में आपको बताता हूं कि ये 8 की 8 संधि कैसे होती है। देखो यहां पर ये जो लिखा है ना, ओ ई उ री री, आप ओ के बाद में प्लस लगा दीजिए। अगर ओ के बाद में ई हो, ओ के बाद में ऊ हो, ओ के बाद में री हो, ओ के बाद में री हो, तो इसको कहते हैं गुण संधि। जैसे अगर ओ के बाद में ई है तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ओ के बाद में अगर ओ के बाद में ऊ है तो ये ओ हो जाएगा। ठीक है, अगर ओ के बाद में री है तो ये अर हो जाएगा। अगर ये ओ के बाद में री है तो ये अल हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, मैं केवल आपको ये नहीं बताऊंगा कि री की जगह अर हो गया, क्यों हुआ, री की जगह पर ही क्यों हुआ, ये सारी बातें डिटेल में क्लास में समझने वाली हैं। अभी केवल आपको मैं एक प्रोमो टाइप एक फटाफट बता रहा हूं कि कैसे बहुत इजी तरीके से आप समझोगे। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गुण संधि। ये क्या हो गई, गुण संधि। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, चलो इसको फिर से लिखते हैं, ओ ई उ री री। अभी आपने कहा था कि ओ के बाद ये चारों हो, अब अगर इन चार के बाद में ओ हो, अगर इन चार के बाद में ओ हो, मींस अगर ई के बाद में ओ हो तो ई की जगह पे य हो जाएगा। अगर ऊ के बाद में ओ हो तो ऊ की जगह व हो जाएगा। अगर री के बाद में ओ हो तो री की जगह र हो जाएगा। अगर री के बाद में ओ हो तो री की जगह पे ल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं यण संधि। इसको हम कहते हैं यण संधि। आपने देखा यहां पे आपने अ के बाद अगर इन चार लेटर्स को रखा तो गुण संधि हो जाएगी, और इन चारों के बाद अगर आपने अ को रखा तो यण संधि हो जाएगी। अब इसके बाद इन चारों को रखते हैं। ठीक है, यानी कि अ ई उ री री ए ओ आई और औ। ठीक है, जब आपने अ के बाद इन चारों को रखा वो गुण हो गई। जब आपने अ के बाद इन चार लेटर्स को रखा तब वो क्या हुआ, गुण हो गया। इन चारों के बाद अगर आप अ को रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। लेकिन अगर अ के बाद ये चारों हों, ये चारों, तो क्या होगा, वृद्धि होगी। जैसे अ के बाद में अगर ए होगा तो इसको आई कहेंगे। अगर अ के बाद में ओ होगा तो औ हो जाएगा। अगर अ के बाद में आई होगा तो वो आई में ही रहेगा, बिकॉज ये क्या है, सबसे बड़ी स्थिति है। ठीक है, ठीक है, समझ गए सभी लोग। ठीक है, और ओ के बाद में अगर औ हुआ तो फिर ये मिलके औ ही हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि।
बाकी वो सूत्र लगाना, एक एक विषय को बताना कि भाई अ के बाद में ए होगा तो आई ही क्यों होगा, अ प्लस ए मिलके औ क्यों नहीं हो सकते, ये सारा मैं क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि तब मैं आपको एक क्लास में केवल स्वर संधि को ही केवल 2-3 क्लास में समझाऊंगा, व्यंजन संधि को ही कम से कम 3 क्लास में समझाऊंगा, तब वो डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है। हाँ हाँ 1 आवर में हम करेंगे क्लासेस। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 6 PM इन द इवनिंग ऑन करियर विल ऐप, है ना, आई विल बी टीचिंग यू। ठीक है, अभी आपने क्या क्या किया है, आपने यहां से स्टार्ट किया, आपने अ के बाद इन 4 को रखा तो गुण हो गया, आपने इन चारों के बाद में अ को रखा तो यण हो गया, फिर आपने अ के बाद में इन चारों को रखा तो वृद्धि हो गई। लेकिन अगर इन चारों के बाद में अ को रखोगे तो क्या होगा, तो चलिए एक बार हम देखते हैं। अ ई उ री री ए ओ आई और औ। अभी आपने क्या किया था, अभी आपने अ के बाद में इन चारों को रखा था, है ना, ऐसे ही किया था ना। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इन चारों के बाद में अगर अ को रखेंगे तो क्या होगा, देखो, अगर ए के बाद में, अगर ए के बाद में अ होगा तो ए की जगह पे अय होगा, अ को कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसकी जगह पे कुछ नहीं होगा, अ ही लिखेंगे इसको। सेम अगर आप आई के बाद में अ आ जाएगा तो इसकी जगह पे, सॉरी पहले ओ, तो ये अव हो जाएगा। अगर आई के बाद में अ हो तो आई की जगह पे आय हो जाएगा, और अगर औ के बाद में अ होगा तो इस औ की जगह पे आव हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अयादि संधि, अयादि संधि। समझ गए। अभी मैंने आपको कोई सूत्र नहीं बताया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, सर हम L2 में मैथिली को ले सकते हैं क्योंकि ही हमें संस्कृत नहीं आती, आई हैव नो आइडिया अबाउट मैथिली लैंग्वेज, I know Maithili, how to speak in Maithili, but I don't know what are the options in the CTET for Maithili language. ठीक है, इस विषय में एक बार आप करियर विल ऐप पे पूछ सकते हैं, मैं भी आपको मैथिली लैंग्वेज के उसमें पूछ के बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ये सर ले सकते हैं, हाँ ऑप्शंस होगा, बिकॉज है ना, बिकॉज हाँ हाँ ले सकते हैं। ठीक है, चंदन झा जी कह रहे हैं ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ गए। तो अभी आपने कितनी बार इसको कर लिया, आपने आपने ये भी देख लिया कि अगर अ के बाद में ये चारों को रखेंगे तो गुण होगा, इन चारों के बाद में अ को रिवर्स कर दें तो यण होगा, इसके बाद अगर ये चारों होंगे तो वृद्धि होगी, इन चारों के बाद में अगर अ होगा तो फिर अयादि, फिर जो है वो अयादि संधि होगी। अब इसके आगे, अभी इसके आगे, ठीक है, अभी इसके आगे क्या होगा, तो अभी संधि खत्म नहीं हुई, अ ई उ री री ए ओ आई और औ। अब किसको रिवर्स करेंगे, अभी रिवर्स नहीं करना, अभी ये देखना, इफ अ इज फॉलोड बाय सेम अ, it will become a. If e is followed by same e,
it will become E. If U is followed by same U, it will become U. It's a dirgha sandhi, savarna dirgha sandhi. Savarna means same varna. Sa means same, varna means letter, दीर्घ सेम लेटर दीर्घ में होगा. जैसे ये मैंने आपको बताया, इसमें कुछ और, जैसे ओ के बाद में अगर आ होगा तब भी आ होगा. ओ के बाद में अगर आ के बाद में अगर अ होगा आ होगा. अगर आ के बाद में भी आ होगा तब भी आ होगा. इट मीन्स ये चार में से कैसी भी स्थिति हो आपको आ ही लिखना है. ऐसे ही ई का भी है, ऐसे ही ऊ का भी है, ऐसे ही री का भी है. री का दीर्घ नहीं होता. ये री दीर्घ नहीं होगा तो जहां पे आपको री का दीर्घ लिखने का नीड हो वहां पे आप री का दीर्घ लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है. अभी आपने ये भी चेक कर लिया. ठीक है, आपने ये भी चेक कर लिया. इनके बाद अगर सेम हो, ठीक है, मीन्स अगर अ के बाद में अ हो, ई के बाद में ई हो, ऊ के बाद में ऊ हो, री के बाद में री हो, री के बाद में री होगा तो मिलके री बनेगा. ठीक है, इसका दीर्घ नहीं होता. समझ गए, समझ गए. तो लेकिन अभी भी आपको कुछ संधि रह गई. ठीक है, तो क्लास का समय हो रहा है तो हम जल्दी से एक बार इसको और आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया था कि ए ओ आई औ के बाद में अगर अ होगा तो अयादि संधि होगी. लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आपने ये समझनी है. अगर किसी शब्द के एंड में, ठीक है, शब्द के एंड में ए के बाद में अ हो या ओ, ठीक है, किसी शब्द के एंड में ए हो और उसके बाद में अ हो तो क्या होगा, ये ए में ये अ मिक्स हो जाएगा. ठीक है, यानी कि ये ए एज इट इज होगा. इस अ की जगह ऐसा एक चिन्ह लगा देंगे. इसको हम कहते हैं पूर्व रूप संधि. सेम एज ओ, ओ के बाद में ये ओ मिल जाएगा. पूर्व रूप, पूर्व में मिल गया, दैट इज पूर्व रूप. ठीक है, कभी कभी आपने ऐसे देखा होगा ना, संस्कृत में कभी ऐसे आपने देखा होगा सोहम, सोहम. ठीक है, ऐसे देखा होगा. तो ये कैसे था, यहां पे सो था, सो के बाद अहम था, वह मैं. तो देखो ओ के बाद में ओ है ना, तो ओ में ये ओ मिल गया इधर आके, तो कैसे हो गया सो. और ये ओ को बताने के लिए यहां पे एक चिन्ह लग गया एस के जैसा, दैट इज सोहम. ये पूर्व रूप संधि है. ऐसा ही पररूप संधि में भी होता है. अगर ओ के बाद में ए हो तो ये दोनों ए में बदल जाते हैं, यानी ये ओ इसमें मिक्स्ड हो जाएगा और ए की जगह ही आप लिखोगे. ऐसा ही होता है अगर आप ओ के बाद में ओ होगा तो ये ओ इस ओ में मिल जाएगा और आप इसको ऐसे लिखोगे. ये कंडीशन क्या होती है ये मैं आपको क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा. तो मैंने अभी तक आपको पूर्व रूप, पर रूप ये सब बता दिया. अभी एक और संधि रह गई, प्रकृति भाव. कौन सी